Differences between psychotherapy and counseling. Psychotherapy has roots in Freudian psychodynamics, so that a medical aspect to the training was involved in the past, which lends it an air of respectability. मनोचिकित्सा फ्रायड की मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, इसलिए पहले इसके प्रशिक्षण में मेडिकल पहलू शामिल थे जो इसे अधिक सम्मानजनक बनाते थे। द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ साइकोथेरेपी इज लॉन्ग एंड इन्वॉल्व्ड वर्किंग विद रियल क्लाइंट्स अंडर सुपरविजन। मनोचिकित्सा का प्रशिक्षण लंबा होता है और इसमें वास्तविक क्लाइंट्स के साथ सुपरविजन में काम करना पड़ता है। द कोर्सेज इन काउंसलिंग हैव ट्रेनिंग शॉर्टर एंड लेस इंटेंसिव। काउंसलिंग के कोर्स छोटे और कम गहन होते हैं। ऑल्सो साइकोथेरेपी रिक्वायर्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ सेल्फ एनालिसिस। मनोचिकित्सा में लंबे समय तक स्वयं का विश्लेषण करना पड़ता है। साइकोथेरेपी फोकसेस ऑन डीप कंसिडरेशन ऑफ पास्ट। मनोचिकित्सा गहराई से अतीत की समस्याओं को समझने पर ध्यान देती है। एज कंपेयर टू साइकोथेरेपी, काउंसलिंग कोर्सेज आर शॉर्ट, चीपर एंड मोर एक्सेसिबल कोर्सेज एंड दे आर वेरी इंक्लूसिव। मनोचिकित्सा की तुलना में काउंसलिंग के कोर्स छोटे, सस्ते और अधिक आसानी से उपलब्ध होते हैं तथा हर किसी के लिए खुले होते हैं। वर्किंग मदर्स, पार्ट टाइम वर्कर्स, द अनएम्प्लॉयड एक्स्ट्रा कैन नॉर्मली फाइंड सम वे टू टेक सम फॉर्म ऑफ काउंसलिंग कोर्स। कामकाजी महिलाएं, पार्ट टाइम वर्कर या बेरोजगार लोग भी आसानी से किसी न किसी तरह की काउंसलिंग का कोर्स कर सकते हैं। साइकोथेरेपी involves working in greater depth than counseling, that clients see their therapist more frequently and for a long period of time. मनोचिकित्सा काउंसलिंग से अधिक गहराई में काम करती है, इसलिए क्लाइंट अपने थेरेपिस्ट से ज्यादा बार और लंबे समय तक मिलते हैं। By contrast, counseling takes place over a shorter period of time. इसके विपरीत काउंसलिंग कम समय के लिए होती है। काउंसलिंग इज सीन टू बी अबाउट शॉर्ट टर्म हेल्प एंड साइकोथेरेपी अबाउट लॉन्गर टर्म। काउंसलिंग को अल्पकालिक सहायता माना जाता है जबकि मनोचिकित्सा दीर्घकालिक उपचार है। द फोकस इन साइकोथेरेपी इज ऑन द पास्ट कॉजेज ऑफ द इश्यूज, whereas the focus of counseling is in regard to present issues. मनोचिकित्सा का ध्यान समस्याओं के पिछले कारणों पर होता है जबकि काउंसलिंग वर्तमान समस्याओं पर केंद्रित होती है। साइकोथेरेपी is concerned with some type of deeper personality change, but counseling is concerned with helping individuals develop their full coping potential in regard to some particular issue. मनोचिकित्सा व्यक्तित्व में गहरे बदलाव लाने पर केंद्रित होती है जबकि काउंसलिंग व्यक्ति को किसी विशेष समस्या से निपटने की क्षमता विकसित करने में मदद करती है। The setting of the treatment in counseling session often takes place in a number of non-medical settings such as an office or small therapy center or even in the therapist's flat. काउंसलिंग अक्सर गैर चिकित्सीय जगहों पर होती है जैसे ऑफिस, छोटा थेरेपी सेंटर या कभी-कभी थेरेपिस्ट के घर पर। Whereas psychotherapy is often thought of a taking place in a more medical setting, perhaps a clinic or hospital, जबकि मनोचिकित्सा आमतौर पर अधिक मेडिकल सेटिंग जैसे क्लिनिक या अस्पताल में की जाती है। Psychotherapy is better for those who find it difficult to open up. मनोचिकित्सा उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्हें अपनी बात खोलकर कहना कठिन लगता है। Counseling, according to Morgan Ayers, is a process in which the therapist is there as a tour guide for the client, refocusing them in the process that they are otherwise quite good
at exploring themselves. Morgan Ayers के अनुसार काउंसलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें थेरेपिस्ट टूर गाइड की तरह होता है जो क्लाइंट को बस दिशा देता है, बाकी खोजबीन वे खुद काफी अच्छे से कर पाते हैं। मनोचिकित्सा और काउंसलिंग के बीच समानताएं। द एम्स ऑफ बोथ आर सिमिलर। दोनों के उद्देश्य लगभग समान होते हैं। बोथ कैन बी सीन एज एन अटेम्प्ट टू अलाउ द पर्सन टू बिल्ड अप रिसोर्सेज टू लिव इन मोर हेल्दी, मीनिंगफुल एंड सेटिस्फाइंग वेज एंड टू डेवलप सेल्फ अवेयरनेस। दोनों का उद्देश्य व्यक्ति को अधिक स्वस्थ, अर्थपूर्ण और संतोषजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक मानसिक संसाधन विकसित करने में मदद करना और आत्म जागरूकता बढ़ाना होता है। Also, a high degree of respect for the autonomy of the client is a basic principle in both counseling and psychotherapy. क्लाइंट की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी का सम्मान करना काउंसलिंग और मनोचिकित्सा दोनों के लिए मूल सिद्धांत है। Both counseling and psychotherapy involve clear contracts between the therapist and the client as to what the aim are and the roles involved. काउंसलिंग और मनोचिकित्सा दोनों में थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच स्पष्ट समझौता होता है कि उद्देश्य क्या है और दोनों की भूमिकाएं क्या होंगी। Both counseling and psychotherapy require the therapist to have highly developed skills. काउंसलिंग और मनोचिकित्सा दोनों में थेरेपिस्ट के पास उन्नत कौशल होना आवश्यक है। डिफरेंसेस बिटवीन काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। काउंसलिंग और मनोचिकित्सा के बीच अंतर। काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी आर डिफरेंट। काउंसलिंग और मनोचिकित्सा एक दूसरे से भिन्न हैं। Although the psychotherapist uses counseling as one of the techniques of the treatment, psychotherapy is usually concerned with individuals whose behavior is neurotic. हालांकि मनोचिकित्सक साइकोथेरेपिस्ट उपचार की तकनीक के रूप में काउंसलिंग का उपयोग करता है, पर मनोचिकित्सा मुख्यतः उन व्यक्तियों से संबंधित होती है जिनका व्यवहार न्यूरोटिक होता है। While it deals with repressed individuals, counseling is concerned with normal anxieties. जहां मनोचिकित्सा दबी हुई भावनाओं या दमन किए हुए व्यक्तियों से संबंधित होती है, वहीं काउंसलिंग सामान्य चिंताओं और तनावों से जुड़ी होती है। Psychotherapy operates in a medical setting, whereas counseling operates in an educational environment. मनोचिकित्सा प्रायः मेडिकल या क्लिनिकल वातावरण में होती है, जबकि काउंसलिंग अक्सर शैक्षिक या सामान्य संस्थाओं में की जाती है। The psychotherapist uses play therapy, psychodrama and social drama as techniques. मनोचिकित्सक प्ले थेरेपी, साइकोड्रामा और सोशल ड्रामा जैसी तकनीकों का उपयोग करता है। In counseling, such techniques are used as can be employed in educational institutions and individual establishments. काउंसलिंग में उतनी ही तकनीकों का प्रयोग होता है जो शैक्षिक संस्थानों या सामान्य सेटिंग्स में लागू की जा सके। Psychotherapy is deeper in scope, whereas counseling has wider implications. मनोचिकित्सा गहराई में अधिक होती है, जबकि काउंसलिंग का दायरा व्यापक होता है। A counselor cannot be a psychotherapist, but a psychotherapist being better and specially qualified can be a counselor. एक काउंसलर मनोचिकित्सक नहीं बन सकता, लेकिन मनोचिकित्सक अधिक प्रशिक्षित और विशेषज्ञ होने के कारण काउंसलर बन सकता है। तो हमने जाना कि काउंसलिंग और मनोचिकित्सा दोनों का लक्ष्य व्यक्ति को बेहतर, समझदार और संतुलित जीवन जीने में मदद करना है, लेकिन मनोचिकित्सा गहरी मानसिक समस्याओं पर काम करती है, जबकि काउंसलिंग सामान्य तनावों और निर्णयों में सहायता करती है। क्लासिफिकेशन ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग का वर्गीकरण। जनरली कैटेगराइजेशन ऑफ काउंसलिंग इज बेस्ड ऑन द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ सिचुएशन, एज ग्रुप, कम्युनिटी, सोसाइटी एक्स्ट्रा। आमतौर पर काउंसलिंग का वर्गीकरण स्थिति, आयु वर्ग, समुदाय, समाज आदि की प्रकृति और विशेषताओं पर आधारित होता है। There are so many classifications of counseling like student counseling, educational counseling, interpersonal counseling and intrapersonal counseling, adolescent counseling, social counseling, marriage counseling, premarital counseling, counseling related to any kind of behavior, habits and attitudes, career counseling, counseling related to social problems, industrial counseling, management counseling, counseling of life threatening factor extra। तो हमने जाना काउंसलिंग के अनेक प्रकार हैं। तो so the subject of counseling is like big ocean.
इस प्रकार काउंसलिंग का विषय एक विशाल महासागर की तरह है. नो डेफिनेट डेफिनेशन एंड अ सिंगल टेस्टेड अप्रोच कैन बी अप्लाइड फॉर ऑल केसेस. किसी एक निश्चित परिभाषा या एक ही पद्धति को सभी मामलों में लागू नहीं किया जा सकता. इट इज अ heterogeneous in nature. यह स्वभाव से बहुत विविधतापूर्ण है. Every case is different, but approach can be common in most of the cases. हर मामला भले ही अलग हो, लेकिन कई मामलों में तरीका एक समान हो सकता है. Reasons are not same for the same cases. Why? एक जैसे मामलों के कारण भी हमेशा समान नहीं होते. क्यों? क्योंकि man is a social animal with variable natures. Attitudes, aptitudes, aspirations, reactions, different responsive nature. क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसकी प्रकृति, रवैये, क्षमताएं, आकांक्षाएं, प्रतिक्रियाएं और परिस्थितियों के प्रति संवेदनशीलता अलग अलग होती है. इट इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. यह व्यक्ति से व्यक्ति में बदलता रहता है. सो नो सिंगल अप्रोच एंड सॉल्यूशंस कैन बी ऑफर्ड. इसलिए एक ही तरीका या समाधान सभी पर लागू तो नहीं हो सकता. Every case has to be studied separately and to be dealt carefully with deeper and committed insight. हर मामले का अलग अध्ययन करना पड़ता है और उसे गहरी समझ और समर्पित दृष्टि से संभालना होता है. Counseling can thus be classified according to the nature of the problem, the complexity of treatment and the competence of the counselor. इस प्रकार काउंसलिंग को समस्या की प्रकृति, उपचार की जटिलता और काउंसलर की क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है. Some writers classify counseling in terms of several factors. कुछ लेखक काउंसलिंग को कई कारकों के आधार पर भी वर्गीकृत करते हैं. Lloyd, Jones and Smith, for example, describe various levels of counseling with respect to the depth of the problem, length of the contact, degree of need and skill of the counselor. उदाहरण के लिए लॉयड, जोन्स और स्मिथ ने काउंसलिंग के विभिन्न स्तरों का वर्णन किया है, जो समस्या की गहराई, संपर्क की लंबाई, आवश्यकता की डिग्री और काउंसलर की कौशल पर आधारित है. At the surface level is the counseling offered when the student wishes only some item of information. सतही स्तर पर काउंसलिंग तब की जाती है जब छात्र केवल कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता है. The counseling given may be casual, it is brief and it may be superficial in that it is not extensive or intensive. इस प्रकार की काउंसलिंग आकस्मिक हो सकती है, यह संक्षिप्त होती है और सतही भी हो सकती है क्योंकि यह व्यापक या गहन नहीं होती. The need of help is important even though slight and the relationship maintained through the brief contact should not be less than that maintained during the long counseling session. भले ही सहायता की आवश्यकता कम हो, यह महत्वपूर्ण होती है और संक्षिप्त संपर्क के दौरान बनाए गए संबंध को लंबे काउंसलिंग सत्र के स्तर से कम नहीं होना चाहिए. Counseling at the next level requires a more prolonged contact because the counselee needs more of complicated information. अगले स्तर की काउंसलिंग के लिए अधिक लंबी बातचीत आवश्यक होती है क्योंकि काउंसली को अधिक जटिल जानकारी की आवश्यकता होती है. He may, for example, wish assistance in planning a program of study for a 2 or a 4-year period. उदाहरण के लिए वह 2 या 4 साल की पढ़ाई के कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद चाहता है. As the problems become complicated, as an intensive study of the case is required and more specialized help is needed, counseling at deeper levels becomes necessary. जैसे जैसे समस्याएं जटिल होती हैं और मामले का गहन अध्ययन आवश्यक होता है तथा अधिक विशेषीकृत मदद की आवश्यकता होती है, गहरे स्तर की काउंसलिंग आवश्यक हो जाती है. When the student is seriously disturbed, therapeutic counseling may be needed. जब छात्र गंभीर रूप से विचलित हो, तब चिकित्सीय काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ सकती है. William Sons feels that counseling is needed not only for helping individuals to gain insight into their emotional conflicts, but also for helping them with problems stemming from lack of information, such as information about vocational aptitudes and interest or about work opportunities, so that they may conduct their future adjustment in such a way that a minimum of maladaptive repressions occur. विलियम सन मानते हैं
कि काउंसलिंग केवल व्यक्तियों को उनके भावात्मक संघर्षों की समझ यानी इंसाइट देने के लिए ही नहीं, बल्कि उन समस्याओं में भी मदद करने के लिए आवश्यक है जो जानकारी की कमी से उत्पन्न होती हैं, जैसे व्यवसायिक क्षमताओं, रुचियों या रोजगार अवसरों की जानकारी, ताकि वे अपने भविष्य के समायोजन इस तरह से कर सकें कि हानिकारक दमन न्यूनतम हो। तो यहाँ हमने जाना कि काउंसलिंग को समस्या की प्रकृति, जटिलता और काउंसलर की क्षमता के आधार पर विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सतही स्तर पर केवल जानकारी देने वाली काउंसलिंग होती है, जबकि गहरी काउंसलिंग में जटिल समस्याओं और विशेष मदद की आवश्यकता होती है। गोल्स ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के उद्देश्य। काउंसलिंग गोल्स में बी सिंपली classified in terms of counselor goals and the client goals or the immediate, intermediate और लॉन्ग रेंज गोल्स ऑफ थेरेपी। काउंसलिंग के उद्देश्य सरलता से काउंसलर के उद्देश्य और क्लाइंट के उद्देश्य या उपचार के तत्काल, मध्यवर्ती और दीर्घकालिक लक्ष्यों के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। रिगार्डलेस ऑफ हाउ वन चूजेस टू क्लासिफाई द गोल्स, काउंसलिंग, like all other meaningful activities, must be goal driven, have a purpose और seek an objective। चाहे कोई भी तरीका अपनाए, काउंसलिंग अन्य सभी सार्थक गतिविधियों की तरह लक्ष्य संचालित, गोल ड्राइवन होनी चाहिए। इसका कोई उद्देश्य होना चाहिए या किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हो। ब्रॉडली स्पीकिंग, काउंसलिंग गोल्स में बी सेपरेटेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। व्यापक रूप से काउंसलिंग के उद्देश्यों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। Developmental goals, wherein client is assisted in meeting his/her anticipated human growth and development। विकासात्मक उद्देश्य, जिसमें क्लाइंट को उसके अपेक्षित मानव विकास और प्रगति को प्राप्त करने में मदद की जाती है। प्रिवेंटिव गोल्स, निवारक उद्देश्य। एनहेंसमेंट गोल्स, सुधार वृद्धि हेतु उद्देश्य। रेमेडियल गोल्स, उपचारात्मक उद्देश्य। एक्सप्लोरेटरी गोल्स, अन्वेषणात्मक उद्देश्य। रेनफोर्समेंट गोल्स, सुदृढ़ीकरण हेतु उद्देश्य। कॉग्निटिव गोल्स, संज्ञानात्मक उद्देश्य। साइकोलॉजिकल गोल्स, मनोवैज्ञानिक उद्देश्य। साइकोलॉजिकल गोल्स, शारीरिक जीव वैज्ञानिक उद्देश्य। प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के सिद्धांत। रिलेशनशिप बिटवीन द काउंसलर एंड काउंसलिंग इज बेस्ड ऑन prevalent amount of trust, confidence and openness। काउंसलर और काउंसलिंग के बीच संबंध भरोसे, आत्मविश्वास और खुलेपन पर आधारित होता है। Here the counselor will be helping the client to find his existent potentialities। यहाँ काउंसलर क्लाइंट को उसके मौजूदा संभावनाओं को खोजने में मदद करेगा। Respect, there is a very important principle of counseling। सम्मान, यह काउंसलिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। The counselor must respect the client and whatever he or she is expressing with concern, respect और understanding। काउंसलर को क्लाइंट और जो कुछ भी वह व्यक्त कर रहा है उसे संबंध, सम्मान और समझ के साथ सुनना चाहिए। Transparency and understanding in communication, the counselor must be transparent and must not say something while thinking the opposite। संचार में पारदर्शिता और समझ होनी चाहिए। काउंसलर को पारदर्शी होना चाहिए और विपरीत सोच रखते हुए कुछ नहीं कहना चाहिए। Every attempt should be made by the counselor to understand whatever is being expressed by the client with genuine interest and concern। काउंसलर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सच्चे रुचि और चिंता के साथ क्लाइंट की बात को समझने का हर प्रयास करे। Knowing the counselor, understanding him from his situation, this is yet another important principle। क्लाइंट को उसकी स्थिति के संदर्भ में समझना, यह एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। In this, the counselor is expected to know the client completely in terms of the facts gathering during interviewing and also view him and his problems from the situation that the client faces। इसमें काउंसलर से अपेक्षा की जाती है कि वह साक्षात्कार के दौरान एकत्र तथ्यों के आधार पर क्लाइंट को पूरी तरह जाने और उसकी समस्याओं को उसकी स्थिति के संदर्भ में देखे। Availability, after giving an appointment at a particular time, the counselor should never miss the appointment। उपलब्धता, किसी निश्चित समय पर नियुक्ति देने के बाद काउंसलर को कभी भी अपॉइंटमेंट मिस नहीं करना चाहिए। In case there is an emergency and the appointment cannot be kept up,
The counselor must inform the client ahead in advance and apologize for the cancellation. यदि आपातकालीन स्थिति हो और अपॉइंटमेंट निभाना संभव ना हो तो काउंसलर को क्लाइंट को पहले से सूचित करना चाहिए और रद्द करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। प्राइवेसी, whatever is being told by the client has to be considered as completely private. At no time these information should be conveyed to anyone without the clear permission from the client. गोपनीयता, क्लाइंट को जो कुछ भी वह कह रहा है उसे पूरी तरह निजी माना जाना चाहिए। बिना क्लाइंट की स्पष्ट अनुमति के किसी को नहीं बताया जाना चाहिए। Positive approach and recognizing client's potentiality. The counselor must have a positive approach towards the client and his or her problems and should recognize the potentialities that the client has. सकारात्मक दृष्टिकोण और क्लाइंट की संभावनाओं की पहचान। काउंसलर को क्लाइंट और उसकी समस्याओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और उसके संभावनाओं को पहचानना चाहिए। फोकसिंग ऑन फॉलो अप स्पेसिफिकेशंस, फॉलो अप निर्देशों पर ध्यान देना। ट्रस्टवर्दी एंड नो मिस रिप्रेजेंटेशन, ब्लैकमेल, भरोसेमंद होना और कोई गलत प्रस्तुति या ब्लैकमेल ना करना। कॉन्स्टेंट रेगुलर कंसल्टेशन इज एसेंशियल, निरंतर नियमित परामर्श आवश्यक है। तो हमने जाना काउंसलिंग के मूल सिद्धांतों में भरोसा, सम्मान, पारदर्शिता, समझ, गोपनीयता और सकारात्मक दृष्टिकोण शामिल है। काउंसलर को क्लाइंट की संभावनाओं को पहचानना चाहिए, नियमित रूप से उपलब्ध रहना चाहिए और फॉलो अप पर ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर काउंसलिंग का उद्देश्य क्लाइंट की मदद करना और उसके विकास को बढ़ावा देना है। स्टेप्स इन काउंसलिंग, काउंसलिंग के चरण। द एक्शन ऑफ ट्रांजिशन ऑफ थ्योरीज इनटू एक्शन इज रेफर्ड टू एज काउंसलिंग प्रोसेस। सिद्धांतों को व्यवहार में परिवर्तन करने की क्रिया को काउंसलिंग प्रक्रिया कहा जाता है। अ प्रोसेस यूजुअली स्पेसिफाइड बाय अ सीक्वेंस ऑफ इंटरैक्शन ऑफ स्टेप्स। यह प्रक्रिया आमतौर पर कई चरणों के अनुक्रम के रूप में निर्दिष्ट होती है। हैकने एंड Cormier 1996 identified the stages as follows. हैकनी और कॉर्मियर 1996 ने काउंसलिंग के चरणों को निम्नलिखित रूप में पहचाना। रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट, संबंध स्थापित करना। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सप्लोरेशन, समस्या की पहचान और उसका विश्लेषण। प्लानिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान करने की योजना बनाना। सॉल्यूशन एप्लीकेशन एंड टर्मिनेशन, समाधान लागू करना और प्रक्रिया समाप्त करना। The situation in which counseling is required. The following are some of the situation in which counseling is needed. When the student needs not only reliable information but an interested interpretation of such information as meets his own personal difficulties. जब छात्र को केवल विश्वसनीय जानकारी ही नहीं बल्कि उस जानकारी की ऐसी व्याख्या भी चाहिए जो उसकी व्यक्तिगत समस्याओं के अनुरूप हो। When the student needs a wise, sympathetic listener with broader experience than his own, to whom we can recount his difficulties and from whom he may gain suggestions regarding his own proposed plan of action. जब छात्र को एक समझदार और सहानुभूतिपूर्ण श्रोता की आवश्यकता हो, जिसके पास उसका अपने अनुभव से व्यापक अनुभव हो, उसे वह अपनी कठिनाइयां बता सके और जिससे अपने प्रस्तावित कार्य योजना के लिए सुझाव प्राप्त कर सके। When the counselor has access to facilities for helping in the solution of a student's problem, जब काउंसलर के पास छात्र की समस्या के समाधान में मदद करने की सुविधाएं उपलब्ध हो। When the student is unaware that he has a certain problem but for his best development must be aroused to a consciousness of that problem, जब छात्र यह नहीं जानता कि उसके पास कोई विशेष समस्या है लेकिन उसके सर्वोत्तम विकास के लिए उसे उस समस्या के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। When the student is aware of a problem and of the strain and difficulty it is causing but is unable to define and understand it and is unable to cope with it independently, जब छात्र समस्या और इसके कारण होने वाले तनाव और कठिनाई से अवगत होता है लेकिन उसे परिभाषित या समझने में असमर्थ होता है और स्वतंत्र रूप से इसका सामना नहीं कर सकता। The psychoanalytical context then reducing tension becomes a major goal of counseling. इस प्रकार psychoanalytical दृष्टिकोण में तनाव कम करना
काउंसलिंग का एक बहुत प्रमुख लक्ष्य बन जाता है। बिकॉज पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट इज प्रेजेंट, ऑल पीपल नियरली एवरीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम प्रोफेशनल काउंसलिंग। चूंकि व्यक्तित्व संघर्ष सभी में मौजूद होता है, लगभग व्यक्ति पेशेवर काउंसलिंग से लाभान्वित हो सकते हैं। इन एज मच द psychoanalytical approach requires insights that in turn rely on openness and self disclosure। क्योंकि साइकोएनालिटिकल दृष्टिकोण में ऐसे अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है जो खुलेपन और आत्म प्रकटीकरण पर निर्भर करती है। साइकोएनालिटिक थ्योरी यूजुअली व्यूज द क्लाइंट एज अ पर्सन इन नीड ऑफ असिस्टेंस इन रीस्ट्रक्चरिंग हिज और हर पर्सनैलिटी। साइको एनालिटिकल सिद्धांत आमतौर पर क्लाइंट को अपने व्यक्तित्व को पुनर्गठित करने में सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्ति के रूप में देखता है। द काउंसलर इन द रोल ऑफ एक्सपर्ट विल फैसिलिटेट और डायरेक्ट दिस रीस्ट्रक्चरिंग। काउंसलर विशेषज्ञ की भूमिका में इस पुनर्गठन को सुविधाजनक या निर्देशित करेगा। द क्लाइंट विल बी एनकरेज्ड टू टॉक फ्रीली, टू डिस्क्लोज अनप्लीजेंट, डिफिकल्ट और एम्बेरेसिंग थॉट्स। क्लाइंट को स्वतंत्र रूप से बोलने और अप्रिय, कठिन या शर्मनाक विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। द काउंसलर विल प्रोवाइड इंटरप्रिटेशन एज एप्रोप्रिएट, अटेम्प्टिंग टू इंक्रीज क्लाइंट इनसाइट्स। काउंसलर उपयुक्त व्याख्या प्रदान करेगा जिससे क्लाइंट की अंतर्दृष्टि बढ़ सके। दिस इन टर्न में लीड द क्लाइंट टू वर्क through the unconscious and eventually achieve the ability to cope realistically with the demands of the client's world and society as a whole। यह अंततः क्लाइंट को अवचेतन मन के माध्यम से कार्य करने और अपने विश्व और समाज की वास्तविक मांगों का यथार्थपूर्ण सामना करने की क्षमता प्रदान करने में मदद कर सकता है। इन दिस प्रोसेस among the techniques the psychoanalytic counselor may employ projective tasks, play therapy, dream analysis and free association, all of which require special training for the counselor, usually available only at the doctoral level। इस प्रक्रिया में साइको एनालिटिकल काउंसलर प्रोजेक्टिव टास्क, प्ले थेरेपी, ड्रीम एनालिसिस और फ्री एसोसिएशन जैसी तकनीकों का उपयोग कर सकता है, जिनके लिए काउंसलर को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जो आमतौर पर केवल डॉक्टोरल स्तर पर उपलब्ध होता है। तो हमने जाना काउंसलिंग तब आवश्यक होती है जब छात्र अपनी समस्याओं को समझने, पहचानने और हल करने में असमर्थ हो। साइको एनालिटिकल काउंसलिंग में क्लाइंट को खुलेपन से बोलने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। काउंसलर व्याख्या, अंतर्दृष्टि और विशेष तकनीकों का उपयोग कर क्लाइंट को अवचेतन मन के माध्यम से समस्याओं का यथार्थपूर्ण समाधान करने में मदद करता है।